हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे क्लास में तुम्हारा स्वागत किया जा रहा है। चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री। दो पार्ट्स हम लोगों ने पूरी तरह से खत्म कर लिए हैं। एक तो हम लोगों ने एडजॉर्प्शन खत्म कर लिया, दूसरा कोलाइड्स पर हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं। अब अंतिम सेक्शन रह गया है कैटालिस्ट और एंजाइम्स। इन दोनों पॉइंट्स पर थोड़ी थोड़ी बातें हम लोगों को करनी। इस क्लास में हम लोग कैटालिस्ट को समझेंगे और अगला क्लास जब आएगा तो उसमें हम लोग एंजाइम्स की बातें कर डालेंगे। तो कैटालिस्ट क्या होता है? तो कैटालिस्ट के बारे में हम कहते हैं ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर सकता है। विच कैन चेंज लिख दे, ये ज्यादा बेटर। चलो ठीक है, वो भी अच्छा ही था। ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को बदल सकता है उसको हम लोग कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक, एंड इटसेल्फ डज नॉट गेट कंज्यूम्ड। और अगर कैटालिस्ट के खुद की बात करें तो रिएक्शन में ये जो है खुद कंज्यूम नहीं होता, सिर्फ रिएक्शन के रेट को चेंज करता है अपना। जैसे तुमने 5 ग्राम कैटालिस्ट अगर रिएक्शन में इस्तेमाल किया तो 5 ग्राम वापस अंतिम में फिर से मिल जाएगा। ये खर्च नहीं होगा। जैसे हम लोग घरों में खाना खाते हैं तो प्लेट का इस्तेमाल करते हैं खाना खाने के लिए। खाना भले ही हम पूरा खा जाए लेकिन प्लेट जो है जैसा का तैसा, शुरू में जैसा चला था लास्ट में भी प्लेट हमें वैसा ही रिकवर हो जाएगा। प्लेट हमें नहीं खा जाना है। तो कैटालिस्ट जो है सिर्फ रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है, बदल सकता है, लेकिन रिएक्शन में ये खुद जो है खर्च नहीं होता है। अब यहां पर चेंज का मतलब देखो, दो तरह का चेंज हो सकता है। एक तो ये चेंज ऐसा हो सकता है जिसमें रिएक्शन का रेट जो है इंक्रीज कर जाए, इंक्रीज ऑफ रिएक्शन रेट। रिएक्शन का रेट भाई कैटालिस्ट ने बढ़ा दिया। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कैटालिस्ट है वो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर दे। तो रिएक्शन के रेट को ये बढ़ा भी सकता है, रिएक्शन के रेट को ये घटा भी सकता है। जब ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है तो हम कहते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट, और जब ये रिएक्शन के रेट को घटाता है तो हम कह देते हैं ये निगेटिव कैटालिस्ट है। और निगेटिव कैटालिस्ट को हम लोग एक और नाम देते हैं इनहिबिटर। तो ज्यादातर मौकों पर तो हमें पॉजिटिव कैटालिस्ट की तलाश रहती है जो हमारे रिएक्शन को और अच्छे से करने में मदद करे, लेकिन कभी कभी निगेटिव कैटालिस्ट भी हमारे लिए मददगार हो सकता है। जैसे एक बड़ा ही बढ़िया एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म CHCl3। अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए और इसे थोड़ा सनलाइट भी मिल जाए, ऑक्सीजन और सनलाइट मिल जाए, तो ये COCl2 प्लस HCl कुछ इस तरह का रिएक्शन कर डालता है। ऑक्सीजन से मिलकर के कुछ इस तरह का रिएक्शन। इस COCl2 को हम नाम देते हैं फॉस्जीन। और ये फॉस्जीन जो है पॉइजनस गैस है, जहरीला गैस है। तो इसीलिए कोशिश की जाती है कि ये रिएक्शन ना हो। तो ये रिएक्शन ना हो इसके लिए करते क्या है हम लोग, पहले तो क्लोरोफॉर्म को जिस बॉटल में रखना है उस बॉटल को कलर्ड रखते हैं, कलर्ड बॉटल, या बोलो डार्क कलर्ड बॉटल। इसका फायदा क्या है कि सनलाइट इस बॉटल के अंदर अच्छे से जा नहीं पाएगी। तो डार्क कलर बॉटल लेने का एक फायदा हुआ। फिर इसके बाद इसमें जो क्लोरोफॉर्म हम लोग भरते हैं पूरा बिल्कुल ऊपर तक, जहां तक भरा जा सकता है वहां तक भर करके ऊपर से कैप लगा देते हैं। ऊपर तक भरने का फायदा क्या है कि इसमें हवा नहीं रहेगी। अगर थोड़ा भी जगह खाली रहेगा तो खाली जगह में हवा रहेगा, हवा में ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन मिलेगा तो रिएक्शन कर सकता है। तो हमने ऑक्सीजन रहने ही नहीं दिया बॉटल के अंदर, बॉटल को कलर्ड रखा, सनलाइट इंटर न करे। बॉटल को ऊपर तक भर दिया, हवा न रहे। लेकिन अब मान लो क्लोरोफॉर्म का एक बॉटल खरीद करके तुम अपने घर ले गए,
ले जाने के बाद थोड़ा उसमें से इस्तेमाल किया, फिर उसको ऐसे रख दिया। तो जितना तुमने इस्तेमाल किया उतना जगह तो खाली हो गया ना। अब तो उसमें हवा आ चुका है, हवा आने का मतलब ऑक्सीजन भी आ चुका है। तो अब ये रिएक्शन हो सकता है। बेचने वाले ने तो पूरा प्रबंध किया था, अपनी तरफ से अच्छे से बेचा था, लेकिन तुम जब खरीद करके लाए, तुमने बोतल को थोड़ा खाली किया, खाली जगह में हवा आ जाएगा और हवा जो है इसके साथ, हवा में मौजूद ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने से वो जहरीला वाला फॉस्जीन गैस बनेगा। इससे बचाने के लिए जो लोग इसको बना करके बेचते हैं, इसमें 2% इथाइल अल्कोहल मिला देते हैं। ये इथाइल अल्कोहल समहाउ किसी तरह से कुछ ऐसा करता है, इस रिएक्शन के रेट को कम कर देता है, नेगेटिव कैटालिस्ट का काम करता है। और ये रिएक्शन जितनी तेजी से नॉर्मल वे में चलता, इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में रिएक्शन इतना स्लो हो जाता है, इतना स्लो हो जाता है, इतना स्लो हो जाता है, जस्ट इग्नोर इट। अब मान लो कि नहीं हो रहा है, लेकिन इतना धीरे धीरे हो रहा है कि मान लो नहीं हो रहा है। तो इथाइल अल्कोहल जो है इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव कैटालिस्ट का काम करता है। और तुम देख सकते हो कि नेगेटिव कैटालिस्ट यहाँ हमारे लिए कुछ फायदा कर रहा है। तो हर बार पॉजिटिव से ही नहीं फायदा होता है, कभी कभी नेगेटिव से भी फायदा हो जाता है। ओके, चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ये क्या चीज है समझते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, ये दोनों मिलकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। NO नाम इसका अगर लिखे तो नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसमें कैटालिस्ट का काम कर रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी गैस है। गैस गैस और गैस तीनों गैसेज आपस में खूब अच्छे से मिक्स हो जाती है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है, बिल्कुल हर जगह एक जैसा। तो होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं। तो जब हमारा कैटालिस्ट और रिएक्टेंट आपस में मिलकर के होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं तो हम कहते हैं इस समय जो कैटालिसिस चल रहा है वो होमोजीनियस टाइप का कैटालिसिस है। कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है, बस इतनी ही बात है। ये तीनों मिलकर के मतलब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट मिलकर के होमोजीनियस मिक्सचर बना ले, होमोजीनियस कैटालिसिस। यही सल्फर डाइऑक्साइड और वही ऑक्सीजन आपस में फिर से रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके SO3 बनाएंगे। प्लैटिनम मेटल हमने इस्तेमाल किया कैटालिस्ट के लिए। और अब ये जो प्लैटिनम है ये तो सॉलिड स्टेट में होता है, प्लैटिनम मेटल जो है सॉलिड स्टेट में रहता है, जबकि ये गैस है और ये गैस है। तो गैस गैस और सॉलिड, सॉलिड जो है गैस के साथ मिलकर के होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बना सकता। तो हम लोग बोलते हैं ऐसे सिचुएशन में मिक्सचर हेट्रोजीनियस रहेगा और हमारा जो कैटालिस्ट है वो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट की तरह से काम कर रहा है। जो प्रोसेस है उसे हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस भी कह सकते हैं, राइट। इसके बाद एक और चीज हम लोग समझे जरा, कैटालिटिक प्रमोटर्स। कैटालिटिक प्रमोटर्स एग्जाम्पल, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बना देते हैं। इसमें आयरन जो है वो कैटालिस्ट की तरह से इस्तेमाल करते हैं। फिर ये देखा जाता है कि इसी में मॉलिब्डेनम थोड़ा मिला दिया जाए तो रिएक्शन और अच्छे से होने लगता है। लेकिन अगर आयरन न रहे तो मॉलिब्डेनम कुछ नहीं कर पाता है। ध्यान देना, आयरन न रहे तो अकेले मॉलिब्डेनम कुछ भी नहीं कर पाएगा। मॉलिब्डेनम तभी काम करेगा जब आयरन है। तो ये आयरन के ऊपर काम करता है, रिएक्शन के ऊपर काम नहीं करता। ये आयरन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। मॉलिब्डेनम के प्रेजेंस में आयरन और ज्यादा एक्टिव हो जाता है और अच्छे से कैटालिस्ट का काम करता है। तो ऐसी चीजें जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देती है उनको हम लोग नाम देते हैं कैटालिटिक प्रमोटर। इसका एक ठीक अपोजिट चीज भी होता है, कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड,
ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, अगर तुम थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते हो तो इसे एल्काइन कैटेगरी में रखते हैं। इसमें हाइड्रोजन जोड़ दो, पैलेडियम की जरूरत पड़ेगी। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ जोड़ोगे, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन जाएगा। रिएक्शन यहाँ पर रुकता नहीं है, तुम रोकना चाहोगे तब भी नहीं रुकेगा। हाइड्रोजन और पैलेडियम दोबारा फिर से रिएक्शन करेंगे, एक बार और हाइड्रोजन जोड़ोगे। अब जो है रिएक्शन फाइनली यहां पर आकर के रुक जाएगा, इसके आगे जाने की जगह नहीं बची है। ठीक, तो एल्काइन डबल बॉन्ड हो जाता है तो तुम उसे एल्कीन नाम दे देते हो, सिंगल बॉन्ड हो जाता है तो उसे एल्केन कह देते हो। तो अगर एल्काइंस पर हम हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं पैलेडियम की मदद से, तो हम देखते हैं एल्काइन से एल्कीन और एल्कीन से एल्केन बन जाएगा। तुम यहां रुकना भी चाहो तो रिएक्शन रुकेगा नहीं। लेकिन हम लोग कुछ इंतजाम करें, पैलेडियम के साथ हम थोड़ा बेरियम सल्फेट मिला दे, बेरियम सल्फेट मिला दे और थोड़ा क्विनोलीन मिला दे। ये क्विनोलीन क्या है? तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर अगर हम तुम्हारे लिए बना दे तो कुछ इस तरह से, इसी को क्विनोलीन कहते हैं। तो बेरियम सल्फेट और क्विनोलीन मिलाने के बाद पैलेडियम की एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है और रिएक्शन इससे आगे नहीं जा पाएगा, बस यहीं पर आकर के रुक जाएगा। अकेले पैलेडियम था तो रिएक्शन पूरा वहां तक जाता था। ठीक, अकेले पैलेडियम होने पर रिएक्शन पूरा वहां तक जाता था, लेकिन पैलेडियम के साथ हमने इन चीजों को मिला दिया तो इन्होंने किया क्या? पैलेडियम की एक्टिविटी को कम कर दिया। तो एक तरह से पॉइजन, पैलेडियम पर ये पॉइजन का काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में मिला दोगे तो ये भी हो सकता है कि पैलेडियम बिल्कुल ही काम करना बंद कर दे। तो हम लोग थोड़ा ही मिलाते हैं। जैसे हम लोग बीमारी से ठीक होने के लिए दवा खाते हैं, दवा खाते तो ठीक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दवा भी खिला दोगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट है ना, हो सकता है कि अब तुम्हें दूसरी बीमारी हो जाए दवा की वजह से। जैसे जो लोग बहुत ज्यादा दवाई वगैरह खाते हैं, बिना बात का बात कुछ भी हुआ लाओ भाई 2-4 गोली खा लिया, कुछ भी हुआ लाओ फिर 2-4-6 गोली खा लिया जाए, और पता चलता है कि बाद में चलते चलते उनकी किडनी कमजोर हो जाती है। तो जरूरत से ज्यादा दवा और जरूरत से ज्यादा क्विनोलिन यहाँ अगर तुमने ले लिया तो पैलेडियम पूरी तरह से खराब हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा हिसाब किताब से बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन मिलाते हैं जिससे इसकी एक्टिविटी कंट्रोल में आ जाए, रिएक्शन वहां न जा करके यहीं पर रुक जाए। तो प्रोमोटर्स तो हमारे लिए हेल्पफुल होते ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशंस में पॉइजन्स, ऐसे तो पॉइजन है काम को खराब कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये पॉइजन्स, कैटालिटिक पॉइजन्स भी हमारे लिए काम करते हैं। तो क्या क्या हमने देखा? कैटालिटिक पॉइजन जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम कर सकता है, कैटालिटिक प्रमोटर जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा सकता है। ओके, बहुत सारी फालतू बातें हैं इस चैप्टर में, लेकिन हम सिर्फ काम की बातें करना जरूरी समझते हैं। हाउ डज कैटालिस्ट वर्क? बुक में पढ़ोगे तो 3-4 थियरी वगैरह तुम्हें पढ़ने को मिल जाएगा, तुम अपना पढ़ डालना इसको। वैसे भी ये सारे टॉपिक्स थोड़े अपने से पढ़ने लायक टॉपिक्स होते हैं, इनमें ज्यादा कहने के लिए कुछ होता नहीं है, कुछ छोटी छोटी बातें होती है, पढ़ोगे तो सीख जाओगे। तो एक बार एनसीईआरटी उठा करके ये कैटालिस्ट और एंजाइम इसकी रीडिंग लगा डालो। थोड़ा अपनी तरफ से हम तुम्हें जो है कहानी समझा दे रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से एक बार पढ़ डालो। हाउ डज कैटालिस्ट वर्क? कैटालिस्ट काम कैसे करता है? तो रिएक्टेंट, कुछ रिएक्टेंट्स है, इनको प्रोडक्ट तक पहुंचाना है, कैटालिस्ट जो है उसमें मदद कर रहा है, यही ना? रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स तक पहुंचाना है, कैटालिस्ट उसमें मदद कर रहा है। अगर हम कह दे रिएक्टेंट में है मेरे पास AB प्लस XY और दोनों मिल करके AX प्लस BY बना रहे हैं, AX प्लस BY, AB और XY मिलकर के X प्लस BY। तो पहले सिचुएशन क्या था? A के साथ B और X के साथ है Y। फाइनली सिचुएशन क्या है? A के साथ हो गया X और B के साथ हो गया Y। A के साथ X, B के साथ Y, ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ बॉन्ड बना, यहाँ बॉन्ड बना। तो रास्ते में एक सिचुएशन ऐसा भी आता है कि जो टूटने वाला बॉन्ड अभी पूरी तरह से टूटा नहीं है, हमने डॉटेड लाइन से बना दिया, टूट रहा है, अभी पूरा टूटा नहीं है। इस बॉन्ड को भी ऐसे ही डॉटेड लाइन से बना दिया है, टूट रहा है, अभी टूटा नहीं है। इधर बॉन्ड बन रहा है, अभी पूरा बना नहीं है। इधर भी बॉन्ड बन रहा है लेकिन पूरा बना नहीं है। तो रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स
और ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट कहते हो। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन मतलब बदलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक चीज से दूसरी चीज में बदलना, ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां से यहां ट्रांजिशन हो रहा है, बीच में ये कुछ ट्रांजिशन स्टेट, जहां पर बॉन्ड्स बनने वाले बॉन्ड्स अभी पूरे पूरे बने नहीं है, टूटने वाले बॉन्ड्स पूरे पूरे टूटे नहीं है, और इसकी एनर्जी बड़ी हाई होती है, हाई एनर्जी। अगर हम देखें इन दोनों की तुलना में इसकी एनर्जी बड़ी हाई रहती है। तो अगर इस चीज को हम ग्राफ वाइज प्रेजेंट करें, हम लोग एक ग्राफ बना लें, इधर एक्स एक्सिस पर रिएक्शन का प्रोग्रेस रख दे, कह दे यहां पर जो है रिएक्टेंट्स, ये हाइट जो है एनर्जी को नापेगा, जितना ज्यादा ऊपर बनाओगे, जितनी ज्यादा हाइट रखोगे मतलब एनर्जी उतनी ज्यादा। तो ये हो गया रिएक्टेंट्स, और चलो कह दिया यहां पर है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट से कम भी हो सकती है, रिएक्टेंट से ज्यादा भी हो सकती है, उसके लिए परेशान नहीं होना। असली हमें ट्रांजिशन स्टेट पर ध्यान देना कि ट्रांजिशन स्टेट जो है हम लोगों ने बड़ा ऊपर बनाया है, रिएक्टेंट से भी खूब ऊपर है, प्रोडक्ट से भी खूब ऊपर है, और इस तरह से जो है ग्राफ बना देंगे कि रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट तक पहले पहुंचेंगे, फिर प्रोडक्ट में आ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर एक विलेज है ए, दूसरा तरफ है विलेज है बी, विलेज ए, विलेज बी, विलेज ए वाले जो है विलेज बी में और बी वाले ए में जाना चाहते हैं, लेकिन जो है रास्ते में ऊंचा सा पहाड़ खड़ा है। तो जब तक इस पहाड़ को पार नहीं करोगे तब तक ए से बी या बी से ए में आना जाना मुश्किल है। तो यहां पर एनर्जी का पहाड़, एनर्जी का बैरियर नाम इसे देते हैं हम लोग। यहां से रिएक्टेंट से लेकर के ट्रांजिशन स्टेट तक के बीच में जो एनर्जी का गैप है, एक्टिवेशन एनर्जी नाम देते हैं ना। केमिकल काइनेटिक्स में भी हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था। एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, या फिर इसे एनर्जी बैरियर भी कहते हैं। बैरियर मतलब जो चीजों को इधर उधर आने जाने से रोके, तो बैरियर का काम कर रहा है, इसलिए एनर्जी बैरियर। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जब आएगा तो इस पहाड़ में छेद कर देगा, इधर से एक नया रास्ता बना देगा। अब इतना ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, कैटलिस्ट ने कुछ ऐसा किया कि बीच में से एक नया रास्ता दे दिया, अब इस नए रास्ते से तुम इस पर आ जा सकते हो, अब इतना ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली कैटलिस्ट यही काम करता है कि कुछ इस तरह के चेंजेस लाएगा कि अब रिएक्शन का रास्ता बदल गया, एक नया रास्ता मिल गया। उस नए रास्ते पर जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी पहले से कम है, रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो एनर्जी का गैप है, पहले इतना बड़ा गैप हुआ करता था, अब छोटा सा गैप हो गया। तो पहले जो मॉलिक्यूल्स उस पार नहीं भी जा पाते थे, अब वो मॉलिक्यूल्स भी उस पार जाने लगेंगे। तो प्रति सेकेंड उस पार जाने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाएगी, तो हम कहते हैं रिएक्शन का रेट बढ़ गया। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कुछ इस तरह से रिएक्शन में मॉडिफिकेशन करता है, कुछ इस तरह का रास्ता दे देता है रिएक्शन को, जिसकी वजह से ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी नीचे आ जाएगी, और कह दो दूसरा ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा। ये कहना गलत है कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी नीचे आ गई, ये कहो ट्रांजिशन स्टेट बदल गया, रास्ता बदल गया, ट्रांजिशन स्टेट बदल गया, और जो नया ट्रांजिशन स्टेट है उसकी एनर्जी पुराने ट्रांजिशन स्टेट से नीचे है। जो नया एक्टिवेशन एनर्जी है वो पुराने एक्टिवेशन एनर्जी से कम है, और ऐसा होने की वजह से रिएक्शन जो है वो आसानी से हो जाता है। तो इस वे में कैटलिस्ट जो है कुछ रिएक्शन में हेल्प करता है। अब एग्जैक्टली कैसे ट्रांजिशन स्टेट को ये अफेक्ट करता है, ये अलग अलग तरह के रिएक्शंस में अलग अलग होता है। हम कोई एक सिंगल मॉडल बना करके तुम्हें नहीं समझा सकते। जैसा रिएक्शन, जैसा कैटलिस्ट, वैसा वो ट्रांजिशन स्टेट में मदद करेगा। स्पेशली जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आओगे तो वहां पर ढेरों रिएक्शंस और रिएक्शंस के मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं पढ़ते, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिएक्शन के मैकेनिज्म्स की बातें करते हैं, रिएक्शन कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। तो जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आओगे तो वहां रिएक्शन के मैकेनिज्म की बातें होंगी। जब मैकेनिज्म की बातें होंगी तो फिर वहां पर कैटलिस्ट कैसे ट्रांजिशन स्टेट को अफेक्ट करता है वो ज्यादा बेटर वहां किसी एग्जाम्पल में हम डील कर देंगे। यहाँ पर फिलहाल जस्ट कीप इन माइंड कि कैटलिस्ट क्या करता है, ट्रांजिशन स्टेट को नया ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, नया रास्ता देता है, और जो नया ट्रांजिशन स्टेट है वो पुराने की तुलना में कम एनर्जी है उसकी, और जो नया एक्टिवेशन एनर्जी है पुराने की तुलना में वो भी कम हो जाएगा। तो ये कह सकते हो अनकैटलाइज्ड, अनकैटलाइज्ड, और ये जो ये वाला ग्राफ है ये क्या है, कैटालाइज्ड। तो इसी में खिचड़ी थोड़ी बन गई है, इसको अपना देख करके
ओके, फीचर्स ऑफ द कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के फीचर्स क्या क्या है? कई सारे फीचर्स हो सकते हैं। जैसे एक फीचर तो यह है कि इट इज नॉट कंज्यूम्ड। इन दी रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा। जितना मान लो तुमने 50 ग्राम कैटालिस्ट मिलाया है रिएक्शन शुरू होते समय, और बाद में खोजोगे तो 50 ग्राम कैटालिस्ट तुम्हें वापस मिल जाएगा, तो कंज्यूम नहीं होगा। दूसरा, इट डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। ये रिएक्शन को शुरू नहीं करता है, रिएक्शन अपने से चलता रहेगा। ये उसी कैटालिस्ट के बारे में कॉन्सेप्ट ये कि कैटालिस्ट रिएक्शन स्टार्ट नहीं करता। रिएक्शन हो सकता था, बिना कैटालिस्ट के भी हो सकता था, लेकिन क्या था कि बिना कैटालिस्ट के धीरे धीरे होता। कैटालिस्ट आ गया तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। कभी कभी तो इतना धीरे धीरे रिएक्शन होगा कि 2 साल में रिएक्शन पूरा होगा। अब 2 साल में कोई रिएक्शन हो तो तुम्हें तो समझ में यही आएगा ना कि रिएक्शन नहीं हो रहा, लेकिन बहुत बार रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होता रहता है और कैटालिस्ट आके उसको जल्दी करा देगा। तो कैटालिस्ट रिएक्शन स्टार्ट नहीं करता है, बस रिएक्शन में आकर के रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। थर्ड पॉइंट हम लोग कह सकते हैं, आज बहुत खराब राइटिंग बन रही है हमारी, चलो कोई बात नहीं। ये राइटिंग का चक्कर जो है ना मेरा बचपन से है, इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं है। बचपन में हम क्या होता था, नई कॉपी लाते थे, नया पेन लाते थे, 1-2 पेज तो खूब अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखते थे। जैसे तीसरा चौथा पेज आता, बस राइटिंग का जो है बाजा बज जाता। फिर वो पेज हम फाड़ देते हैं, फिर से नया लिखते हैं, फिर से नया लिखते, फिर 1-2 पेज अच्छा लिखते, फिर राइटिंग खराब हो गई, फिर पेज फाड़ दिया। फाड़ते फाड़ते ऐसा होता था कि कॉपी जो है वही पूरी फाड़ फूड़ के खत्म हो जाती थी, कुछ बचता ही नहीं था हाथ में। तो 12th तक का मेरा हालत यह था कि बचपन से लेकर 12th तक मेरा जो नोट्स कभी तैयार ही नहीं हुआ। ये पहला चैप्टर रोज लिखो रोज फाड़ो, रोज लिखो रोज फाड़ो। तो ऐसा नहीं था, करना नहीं चाहते, लेकिन जो है लिखा करके अंतिम में पसंद नहीं आया, फाड़ करके हटा दो। फिर जब ग्रेजुएशन में गए तो हमने कहा कि साहब ये फाड़ने और लिखने के चक्कर में पड़ेंगे, तो बन चुका नोट्स। हम भी बाजार से खरीद लाए पेज, ये अलग अलग पेज पर ही लिखेंगे, जो बढ़िया रहेगा उसको रखेंगे, जो खराब रहेगा उसको फेंक देंगे। तो बाजार से वो पेज खरीद लाए, पूरा एक बंडल, उस पर धीरे धीरे लिखते हैं। जो पेज अच्छा लिखा जाता, देखने में अच्छा लगता, उसको रख लेते। यहाँ पर क्या लिखा तो बहुत सारा कुछ है, लेकिन ऊपर सब चला गया तो अब उतना खराब नहीं दिखता है, थोड़ा सा खराब दिख रहा है, अभी अच्छा हो जाएगा अगले लाइन में। इट्स नॉट कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, रिएक्शन में खर्च नहीं होता है और रिएक्शन को शुरू नहीं करता है। थर्ड पॉइंट, इट इज स्पेसिफिक इन एक्शन। स्पेसिफिक इन एक्शन, स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि जैसे कोई रिएक्शन है और कोई कैटालिस्ट है, दोनों में एक रिलेशन है ना। ऐसा नहीं कि तुम किसी भी रिएक्शन में कोई भी कैटालिस्ट लगा दो सब काम करेगा, ऐसा नहीं है। खास रिएक्शन के लिए खास कैटालिस्ट, ठीक, तो उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक होना। खास रिएक्शन को खास कैटालिस्ट से ही कराया जा सकता है। कैटालिस्ट बदल दोगे या रिएक्शन बदल दोगे तो चीजें बदल जाएंगी, फिर वो काम नहीं कर पाएगा, तो इसको स्पेसिफिक होना बोलते हैं। और चौथा पॉइंट, नीड ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर। नीड ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब जैसे टेम्परेचर तुम बढ़ाते जाओगे तो देखोगे कैटालिस्ट और अच्छा काम कर रहा है, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाया कैटालिस्ट और अच्छा काम करने लगेगा, फिर थोड़ा और बढ़ाया टेम्परेचर कैटालिस्ट और अच्छा काम करने लगेगा, फिर उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ाया तो अब देखने कोई फायदा नहीं हो रहा है, या मे भी ऐसा भी हो सकता है कि नुकसान भी होना शुरू हो जाए। तो बढ़ाते 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 एक ऐसा टेम्परेचर मिलेगा जिसके आगे जाने का कोई फायदा नहीं, तो वह है ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसी तरह से प्रेशर बढ़ा घटा करके देखेंगे, कोई एक ऐसा प्रेशर होगा जहां पर कैटालिस्ट खूब अच्छे से काम कर रहा है, उसके आगे भी खराब काम करेगा, उसके पीछे भी खराब काम करेगा, इसी को बोलते हैं ऑप्टिमम प्रेशर का होना। तो हम लोगों को प्रत्येक कैटालिस्ट के लिए कुछ ऑप्टिमम प्रेशर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, अगर रिएक्शन सोल्यूशन वगैरह के अंदर हो रहा है तो पीएच वगैरह की भी बात करी जा सकती है। तो जो भी रिएक्शन कंडीशंस है, टेम्परेचर प्रेशर तो दो कॉमन सी चीजें हैं,
पीएच भी हो सकता है, और भी कुछ चीजें हो सकती है जो तुम समय के साथ में भी धीरे धीरे सामने आए। फिलहाल भी माइंड में यही 3 चीजें आ रही है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड पीएच। तो टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच का भी नाम लिख दो। हालांकि पीएच हर जगह काम नहीं करता है, प्रेशर भी हर जगह काम नहीं करेगा। जहां गैस रहेगा वहीं प्रेशर का मतलब है। टेम्परेचर तो नियरली हर जगह पर ही रहेगा। तो प्रत्येक रिएक्शन में जो काम करने वाले कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम प्रेशर वगैरह होते हैं। तो यही कुछ छोटे छोटे जो है ना कैटालिस्ट के फीचर्स है। बस ऐसे एक बार पढ़ लेना था, ज्यादा इसमें बहुत सीरियस होकर के जान नहीं देनी है। ओके, सो दैट्स ऑल। कैटालिस्ट पर यही सारी बातें थी, सारी बातें कैटालिस्ट पर हमने कर डाली जो जो हमें करनी थी। एक काम तुम इसमें करना कि एनसीईआरटी वाली बुक उठा करके एक बार उसमें अच्छे से लिखा हुआ कैटालिस्ट थोड़ा एक बार उसकी रीडिंग लगा जाना। जो भी फालतू फालतू चीजें जो पढ़ाने का मन मेरा नहीं किया, ये सब चीजें ऐसी होती है जो कोई ना पढ़ाए अपने से पढ़ो तो ही ज्यादा बेटर होता है। फालतू चीजों को क्या सुनाना तुम्हें। तो कुछ कुछ चीजें हमने छोड़ भी दी है, पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। तो कैटालिस्ट और एंजाइम वाला सेक्शन एक बार एनसीईआरटी बुक उठा करके अपने से पढ़ डालना। हमारी तरफ से कैटालिस्ट के नाम पर यही रहेगा। एंजाइम के बारे में थोड़ी बातें बची हुई है, तो एंजाइम के बारे में वो बातें हम अगले क्लास में भी कर भी सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि एंजाइम के बारे में बातें जो हम लोग जब बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ेंगे तो वहां पर एंजाइम की बातें करना ज्यादा अच्छी होती है। क्योंकि एंजाइम के बारे में जैसे बात करोगे तो एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात आएगी, और एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है यहाँ भी समझाया नहीं जा सकता तुम्हें। जब बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ एंजाइम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और मे भी एंजाइम के बारे में सारी बातें हम वही करें। तो हो सकता है अगले क्लास में हम एंजाइम लेकर के तुम्हारे लिए आए, और ये भी हो सकता है कि ये जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है यहीं पर हमारी तरफ से समाप्त हो जाए। तो जो भी होगा फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तो फिर बातें तो और होती ही रहेंगी। तो बस इस क्लास में यहीं पर हम रुकते हैं और चलते हैं, अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।